वो सिर्फ एक सास नहीं थी, वो एक अधूरी औरत थी, जिसकी आंखों में हसरत की लपटें और होंठों पर एक छलकती हुई कामुकता थी। विमला देवी 50 की उम्र पार कर चुकी, लेकिन उसकी चाल और रूप ऐसा था कि जवानी भी शर्म से झुक जाए। विधवा होने का अकेलापन उसके जिस्म में एक भटकती आग की तरह ठहरा था, जिसे वो माँ जैसे रिश्ते की चादर के नीचे छुपाने की नाकाम कोशिश कर रही थी। उसकी निगाहें सीधी नहीं चलती थीं, बल्कि चुपके से टकराती थीं, ठहरती थीं और फिर पीछे खिंचती थीं, जैसे किसी शिकार की नब्ज टटोल रही हों। उसकी मुस्कान में ममता कम और मंशा ज्यादा थी। हवस उसके इर्द गिर्द एक अदृश्य आभा की तरह फैली हुई थी, जो उसके बोलने के ढंग, साड़ी के पल्लू और हर अनजाने स्पर्श में साफ झलकती थी। राजेश उसके लिए सिर्फ बेटी का पति नहीं था, वो एक ऐसा मर्द था जो उसकी अधूरी इच्छाओं का संभावित जवाब बन चुका था। अब उसके लिए कोई रिश्ता मायने नहीं रखता था, मायने रखती थी सिर्फ तृप्ति, उसके जिस्म की, उसकी चाहत की। वो सांस कम, एक जलती हुई हवस थी। कहानी को बीच में मत छोड़िए, क्योंकि अधूरी जानकारी कभी कभी जिंदगी से भी महंगी पड़ती है। ये सिर्फ रिश्तों की कहानी नहीं, हवस का वो जाल है जिसमें हर मोड़ पर चौंकाने वाला मोती छुपा है। पूरी सुनिए, बहुत मजा आएगा। राजेश ने कभी नहीं सोचा था कि शादी के बाद उसकी जिंदगी इस मोड़ पर आ जाएगी। वो एक पढ़ा लिखा, आत्मनिर्भर और आत्मसम्मानी लड़का था, लेकिन हालात कुछ ऐसे बने कि उसे अपनी पत्नी प्रिया के साथ उसके मायके में रहना पड़ा। प्रिया जो एक सरकारी स्कूल में टीचर थी, अपने माता पिता की इकलौती संतान थी और माँ विमला देवी के साथ रहती थी। प्रिया के पिताजी का देहांत तब हो गया था जब वह बहुत छोटी थी। विमला देवी ने अकेले ही अपनी बेटी को पढ़ाया लिखाया और एक मजबूत महिला की छवि बनाई। विमला देवी की उम्र भले ही 50 पार थी, लेकिन उसकी देखभाल, पहनावा और आत्मविश्वास देखकर कोई भी उसकी उम्र का अंदाजा नहीं लगा सकता था। गोरी रंगत, तीखी आंखें और एक ऐसी सादगी जिसमें एक अलग ही कशिश थी। उसकी चाल में गरिमा थी, लेकिन उसकी नजरें कभी कभी कुछ और कह जाती थीं। राजेश को ससुराल में रहते कुछ ही दिन हुए थे। शुरुआती कुछ दिन औपचारिकताओं में बीते। सुबह चाय, प्रिया का स्कूल जाना, विमला का घर संभालना और दिन में नौकरानी का आना जाना। राजेश अभी नौकरी की तलाश में था, इसीलिए ज्यादातर समय घर पर ही रहता था। प्रिया अक्सर व्यस्त रहती थी और शाम को थककर लौटती थी। ऐसे में राजेश का दिन बरामदे में अखबार के साथ या मोबाइल स्क्रीन में बीत जाता था। एक शाम जब सूरज ढल रहा था और हल्की ठंडी हवा चल रही थी, राजेश बरामदे में बैठा था। प्रिया को लौटने में देर थी और घर कुछ शांत लग रहा था। तभी विमला वहां आई और धीमे स्वर में पूछा, राजेश, चाय लोगे? उसकी आवाज में एक अजीब सी मिठास थी। पहले भी उसने कई बार चाय दी थी, लेकिन आज कुछ अलग था। राजेश ने हामी भरी और वो रसोई की तरफ बढ़ गई। कुछ ही मिनटों में विमला ट्रे में चाय और बिस्कुट लेकर वापस आई। उसने ट्रे टेबल पर रखी, फिर कप उठाकर राजेश को थमाया। जैसे ही उसने कप थमाया, उसकी उंगलियां राजेश की उंगलियों को हल्के से छू गईं। वो छुअन सामान्य नहीं थी, ना ही इतनी लंबी कि इत्तेफाक कहलाए और ना ही इतनी छोटी कि नजरअंदाज की जा सके। राजेश ने उसकी तरफ देखा। उसकी नजरें कुछ कह रही थीं, लेकिन अगले ही पल विमला ने आंखें झुका लीं और एक हल्की मुस्कान के साथ बोली, बहुत सर्दी हो रही है आजकल। फिर वो चुपचाप वापस अंदर चली गई। राजेश वहीं बैठा रहा, लेकिन अब उसकी चाय का स्वाद बदल चुका था। उसके जहन में बार बार वही छुआन और वो मुस्कुराहट घूम रही थी। रात को जब प्रिया लौटी तो उसने दिन भर की बातें की, कुछ स्कूल की, कुछ सहेलियों की, लेकिन राजेश का ध्यान नहीं था। उसकी आंखें प्रिया की बातों में थीं, पर उसका दिमाग कहीं और भटक रहा था। उसी हल्की मुस्कान, उसी टच और उस नजर में जो कुछ ज्यादा बोल रही थी। अगले दिन सुबह का माहौल सामान्य था। नाश्ता करते वक्त विमला ने राजेश से पूछा, बेटा, आज कुछ इंटरव्यू शेड्यूल है क्या? राजेश ने मना में सिर हिलाया। नहीं आंटी, आज कोई कॉल नहीं आया। विमला ने सिर हिलाया, फिर कुछ सोचते हुए कहा, मुझे अपने कमरे में थोड़ी मदद चाहिए थी। अलमारी में से एक बॉक्स नीचे गिर गया है, उठा नहीं पा रही। राजेश ने बिना कुछ सोचे हामी भर दी। प्रिया तैयार हो रही थी और कुछ ही मिनटों में वो स्कूल के लिए निकल गई। उसके जाते ही विमला ने धीरे से राजेश की तरफ देखा और बोली, चलो बेटा, जरा मेरा कमरा। वो उसका पीछा करते हुए कमरे में दाखिल हुआ। कमरे में हल्की सी लैवेंडर की खुशबू फैली थी और खिड़की से आती धूप बिस्तर पर सुनहरी चादर सी बिछी थी। अलमारी के पास एक लाल रंग का बड़ा बॉक्स जमीन पर पड़ा था। राजेश ने झुककर उसे उठाया, जो थोड़ा भारी था। बॉक्स उठाते ही उसने महसूस किया कि विमला उसके बहुत करीब खड़ी थी, इतना करीब कि उसका सांसों की गर्माहट राजेश की गर्दन को छू रही थी।
राजेश ने बॉक्स उठाकर अलमारी में रखने के लिए मुड़ना चाहा, लेकिन तभी विमला ने धीरे से उसका कंधा पकड़ लिया। उसकी आवाज़ धीमी और मुलायम थी। शुक्रिया बेटा, तुम बहुत अच्छे हो। राजेश का दिल जोर से धड़कने लगा। उसका हाथ वहीं रुक गया और वह बिना कुछ कहे पलटकर बाहर निकल गया। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था और उसके मन में उलझनें थीं। क्या यह सब उसका वहम था या वाकई विमला कुछ महसूस कर रही थी उसके लिए? दिन भर राजेश अजीब से मूड में रहा। उसने खुद को काम में व्यस्त रखने की कोशिश की, लेकिन ध्यान बार बार उसी कमरे की तरफ चला जाता। जब प्रिया वापस लौटी तो उसने राजेश से पूछा, सब ठीक है ना? राजेश ने हाँ में सिर हिलाया, लेकिन उसके चेहरे पर वो स्पष्टता नहीं थी जो पहले हुआ करती थी। अब उसे हर क्षण ऐसा लगने लगा जैसे कोई निगाहें उस पर टिकी हैं। जब वह रसोई की तरफ जाता तो उसे लगता जैसे कोई उसे देख रहा है। जब वह कमरे में होता तो दरवाजे के पास हल्की सी आहट सुनाई देती। उसका मन कहता कि वह कुछ गलत नहीं सोच रहा। विमला की नजरें अब सामान्य नहीं थीं। एक शाम जब प्रिया ने बताया कि उसे अगले दिन एक सेमिनार के लिए पूरे दिन बाहर रहना होगा, राजेश का मन बेचैन हो गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो इस स्थिति को कैसे संभालेगा। क्या वो विमला से सीधे बात करे या फिर यह सब सिर्फ उसके मन का खेल था? रात को जब वह अपने बिस्तर पर लेटा था तो कमरे की खिड़की से आती रोशनी में एक परछाई सी दिखी। वह चौंक कर उठा, लेकिन वहां कुछ नहीं था। फिर भी उसका मन शांत नहीं हो रहा था। राजेश की नींद पिछले कुछ दिनों से पूरी नहीं हो रही थी। उसके जहन में अब साफ साफ दो दुनियाएं बन चुकी थीं। एक जिसमें उसकी पत्नी प्रिया थी, सादगी और विश्वास की मूरत, और दूसरी जिसमें उसकी सास विमला देवी थी, एक रहस्यमयी, आकर्षक, लेकिन अब उसे कमीनी लगने लगी थी। वो कमीनी इस मायने में कि जो रिश्ता माँ और दामाद का होना चाहिए वो अब कहीं खो गया था। विमला की हर हरकत में अब कोई न कोई चाल, कोई संकेत, कोई इरादा छिपा रहता था, और राजेश वो हर रोज उस मकड़जाल में फंसता जा रहा था, चाहकर भी खुद को रोक नहीं पा रहा था। उस दिन सुबह प्रिया जल्दी निकल गई थी। स्कूल में विशेष निरीक्षण था और वो एक दिन पहले ही राजेश को बता चुकी थी कि शायद देर हो जाएगी। घर में अब सिर्फ राजेश और विमला थीं। नौकरानी आई थी, लेकिन उसने जैसे ही काम निपटाया, विमला ने कुछ इस अंदाज में उसे जल्दी भेज दिया जैसे उसे अकेले में राजेश के साथ वक्त बिताने की कोई जल्दी हो। राजू बेटा, चाय पियोगे? विमला ने अपनी वही मखमली आवाज में पूछा। राजेश ने एक नजर उसकी ओर देखा। हल्का गुलाबी रंग का सूती गाउन पहने वो रसोई की ओर जा रही थी। गाउन का गला इतना खुला था कि उसकी सफेदी में भी कुछ चुभता हुआ सा दिख रहा था। राजेश ने खुद को संयमित किया, लेकिन उसकी नजरें एक पल को भटक ही गईं। उसने ना नुकुर किए बिना हाँ कहा और अपनी किताब लेकर सोफे पर बैठ गया। थोड़ी ही देर में विमला चाय लेकर आई। ट्रे में चाय के साथ बिस्कुट और नमकीन भी थे, जैसे कि कोई विशेष मेहमान आया हो। उसने ट्रे टेबल पर रखते हुए हल्के से राजेश की जांघ छू दी, बिल्कुल वैसे जैसे गलती से हुआ हो। लेकिन अब राजेश जान गया था कि यह कल सी गलती नहीं थी, ये एक आदत बन चुकी थी। क्या पढ़ रहे हो? विमला ने पूछते हुए उसके पास बैठने की अनुमति बिना मांगे खुद ही एक कोने पर टिक गई। राजेश को समझ नहीं आ रहा था कि बात कैसे मोड़ी जाए। उसकी आंखें किताब में थीं, लेकिन मन कहीं और ही भटक रहा था। बस ऐसे ही टाइम पास, राजेश ने हल्के से कहा। तुम्हें देखकर अच्छा लगता है, शांति सी महसूस होती है, विमला ने गहरी आवाज में कहा। प्रिया भाग्यशाली है जो उसे तुम जैसा पति मिला। राजेश ने चौंक कर उसकी ओर देखा। उसके चेहरे पर कोई झिझक नहीं थी, उसकी नजरों में अब कोई पर्दा नहीं था। आप ऐसा क्यों कह रही हैं आंटी? राजेश ने नजरें झुकाते हुए पूछा। विमला हल्का मुस्कुराई। आंटी, अब तो तुम इस घर के बेटे जैसे हो। आंटी वांटी छोड़ो, मम्मी कहो या सिर्फ विमला। मुझसे दूरी बनाकर क्यों रखते हो? राजेश ने महसूस किया कि उसका गला सूख गया है। उसने चाय का घूंट लिया, लेकिन वो गर्म चाय अब ठंडी और बेस्वाद लगने लगी थी। मैं आपकी इज्जत करता हूं, राजेश ने झूठ को सच की तरह बोला। विमला उठ खड़ी हुई, लेकिन जाते जाते उसकी उंगलियां एक बार फिर राजेश की गर्दन के पास से फिसली, मानो किसी पुराने प्रेमी को विदा कर रही हो। वो दिन तो जैसे तैसे कट गया, लेकिन रात को जब प्रिया आई, राजेश ने उसे बाहों में भरकर ऐसे चूमा जैसे कई दिनों बाद मिले हों। प्रिया चौंकी। क्या बात है, आज इतने रोमांटिक क्यों हो? बस यूं ही,
राजेश ने कहा, लेकिन उसका मन कहीं और ही उलझा था। उसे महसूस हो रहा था कि वो धीरे धीरे एक खतरनाक खेल का हिस्सा बनता जा रहा है। विमला सिर्फ उसे छू नहीं रही थी, वो उसके आत्मसम्मान, उसके रिश्ते और उसके विवेक से खेल रही थी। और सबसे बड़ी बात, वो ये सब जानबूझकर कर रही थी। अगले दिन फिर वही सिलसिला। प्रिया स्कूल, नौकरानी 2 घंटे के लिए, और फिर सिर्फ विमला और राजेश। इस बार विमला ने कुछ नया किया। उसने कहा, राजू, मेरी पीठ में बहुत दर्द है, जरा तेल मल दोगे? राजेश ने पहले तो साफ मना कर दिया, नहीं आंटी, आप डॉक्टर को दिखा लीजिए। डॉक्टर तो दिखा लूंगी, लेकिन अभी तो ये दर्द है और कोई है भी नहीं घर में। उसके स्वर में एक मासूमियत भरी मजबूरी थी, लेकिन राजेश को अब उसकी असली चालें समझ आने लगी थीं। फिर भी न जाने क्यों वो ना नहीं कह पाया। शायद डर, शायद जिज्ञासा, या शायद कुछ और। विमला अपने कमरे में लेटी थी, पीठ खुली हुई और एक पतली सी साड़ी में लिपटी हुई। उसके शरीर की गर्मी राजेश के हाथों में समा रही थी। वो जितना जल्दी जल्दी तेल मलना चाहता, उतना ही विमला धीमे स्वर में थोड़ा और हल्का कहती। उसकी सांसें तेज हो रही थीं और राजेश की सोच धुंधलाने लगी थी। तभी अचानक विमला ने करवट ली और राजेश का हाथ अपने पेट पर रखते हुए कहा, तुम्हें पता है, तुम्हारे हाथों में बहुत सुकून है। शायद सालों बाद ये महसूस हुआ है। राजेश एक झटके से उठा और कमरे से बाहर भागा। उसका चेहरा तप रहा था, उसके कान जल रहे थे और उसकी आंखों में शर्म थी, खुद से, अपनी सोच से और उस औरत से जिसने उसका चैन छीन लिया था। रात को बिस्तर पर लेटे हुए राजेश ने खुद से वादा किया, अब और नहीं। उसे अब ये खेल खत्म करना होगा। उसे प्रिया से कुछ नहीं छिपाना चाहिए। लेकिन फिर उसके जहन में प्रिया का मासूम चेहरा घूमने लगा। क्या वो इस सच्चाई को झेल पाएगी? क्या वो अपनी मां की ये तस्वीर स्वीकार करेगी? उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या सही है और क्या गलत। लेकिन अब एक बात साफ थी, विमला, उसकी सास, अब सिर्फ एक औरत बन चुकी थी जिसकी नजरों में कोई रिश्ते की मर्यादा नहीं बची थी। अगली सुबह कुछ अजीब था। विमला न तो मुस्कुरा रही थी, न ही कोई बात कर रही थी। उसने सिर्फ जरूरी काम किए और अपने कमरे में बंद हो गई। शाम को जब प्रिया लौटी तो उसने बताया, मम्मी की तबीयत ठीक नहीं लग रही, ना के बराबर बोली आज। राजेश ने सिर हिलाया, लेकिन उसकी नजरें शून्य में थीं। शायद विमला अब अगले दांव की तैयारी में थी, क्योंकि वो सास कम, औरत ज्यादा थी और वो किसी भी कीमत पर हार मानने वाली नहीं थी। रात को सबके सो जाने के बाद राजेश पानी पीने उठा। जैसे ही वो किचन की तरफ बढ़ा, उसे किसी के हल्के कदमों की आहट सुनाई दी। मुड़कर देखा तो अंधेरे में एक आकृति खड़ी थी, गाउन में लिपटी विमला। उसने धीमे स्वर में कहा, माफ करना, शायद मैं बहुत आगे बढ़ गई थी, लेकिन मैं अकेली हूं, बहुत सालों से। राजेश कुछ कह नहीं पाया, वो सिर्फ उसे देखता रहा। विमला धीरे धीरे आगे बढ़ी और बोली, कभी कभी इंसान को सिर्फ छुअन नहीं चाहिए होता, उसे चाहिए कोई जो उसकी खामोशी सुने। वो बिल्कुल उसके पास आ चुकी थी, लेकिन इस बार राजेश ने एक कदम पीछे हटाया। आपको समझने की कोशिश कर रहा हूं, पर मैं प्रिया से प्यार करता हूं, राजेश ने कहा। आवाज धीमी लेकिन स्पष्ट थी। विमला की आंखें भर आईं, लेकिन उसमें भी एक अजीब सा अभिनय था। राजेश ने बिना कुछ और कहे वहां से निकल जाना बेहतर समझा। अब हालात बिल्कुल अलग हो चुके थे। विमला ने अगली चाल नहीं चली, लेकिन राजेश जानता था कि यह चुप्पी किसी तूफान से पहले की शांति है। वो सास जो अब एक चाहत में बदल चुकी थी, जो किसी भी हद तक जा सकती थी, अब एक खतरनाक औरत बन गई थी। एक कमीनी सास जिसने रिश्तों को एक खेल बना दिया था। राजेश अब पहले जैसा नहीं रहा था। वो कम बोलने लगा था, हर बात पर चौंक जाता और उसकी आंखों में हमेशा एक असहज बेचैनी तैरती रहती। प्रिया को उसकी बदली हुई हालत महसूस हो रही थी, लेकिन वो इसे थकान या नौकरी न मिलने की चिंता समझती रही। पर असल में राजेश के भीतर जो तूफान उठ रहा था, वो किसी और ही वजह से था, और वो वजह थी विमला देवी, उसकी कमीनी सास। अब बात सिर्फ नजरों या छूने तक नहीं रही थी। विमला ने एक बार जो चाहा, वो छोड़ने वालों में नहीं थी। उसका स्वभाव अब खुलकर सामने आने लगा था और उस पर दिखावे की चादर ओढ़े हुए एक चालाक शिकारिन जैसी। राजेश जैसे तैसे खुद को रोक रहा था, लेकिन उसकी मानसिक हालत डगमगाने लगी थी। एक दिन दोपहर के समय जब नौकरानी जा चुकी थी और घर में सन्नाटा पसरा था, विमला ने राजेश को आवाज दी। वह बरामदे में बैठा था, मोबाइल में कुछ नौकरी ढूंढ रहा था। राजू, जरा कमरे में आओ, तुम्हारी शर्ट मेरी अलमारी में रखी रह गई थी जब पिछली बार मशीन चली थी।
विमला ने धीमे लेकिन साफ शब्दों में कहा। राजेश जानता था कि अब यह एक और बहाना है। उसने जवाब में कुछ नहीं कहा, लेकिन खुद को ढीला पड़ने से रोका और उठकर चल दिया। अंदर जाते हुए उसने मन ही मन खुद को समझाया, सिर्फ शर्त लेनी है और लौट आना है, कोई बात नहीं करनी, कोई छुअन नहीं होने देनी। कमरे में जैसे ही वह दाखिल हुआ, उसकी सांस अटक गई। विमला एक हल्के नीले रंग की साड़ी में थी, जिसमें उसका बदन साफ झलक रहा था। बाल खुले थे, होठों पर हल्की सी लिपस्टिक थी और आंखों में वही पुरानी मंशा। वो अलमारी के पास खड़ी थी, लेकिन शर्ट हाथ में नहीं थी। इधर आओ, ऊपर वाली शेल्फ से निकाल नहीं पा रही, उसने कहा। राजेश ने बिना बोले शेल्फ खोला और झुककर शर्ट निकाली, लेकिन तभी विमला ने पीछे से आकर उसके कंधों पर हाथ रख दिए। राजू, कभी कभी सोचती हूं काश तुम मेरे पति होते। ये शब्द किसी हथौड़े की तरह राजेश के सिर पर गिरे। उसने झटके से खुद को छुड़ाया और पलटकर देखा। आपको शर्म नहीं आती? विमला ने मुस्कुराते हुए कहा। शर्म उन लोगों को आती है जो झूठे रिश्तों में जीते हैं। तुम भी तो जानते हो कि तुम्हारे और मेरे बीच कुछ है, कुछ अलग, कुछ गहरा। राजेश की आंखें जलने लगी थीं। मेरे और आपके बीच सिर्फ एक रिश्ता है, सास और दामाद का, बाकी सब आपकी गंदी सोच है। विमला ने गहरी सांस ली। गंदी सोच? नहीं राजू, ये सोच गंदी नहीं, अधूरी है, और तुम भी इसे महसूस करते हो, बस कबूल नहीं करते। राजेश कुछ बोलता उससे पहले ही पीछे से किसी के कदमों की आहट आई, प्रिया की। वो दोनों तुरंत अलग हो गए। राजेश ने शर्ट उठाई और बाहर निकल गया। दिल बुरी तरह धड़क रहा था। उस रात प्रिया ने राजेश से पूछा, तुम मम्मी से क्यों कतराने लगे हो? राजेश ने आंखें चुराई। नहीं तो, बस काम में ध्यान रहता है। मम्मी कह रही थी कि तुम उन्हें ठीक से जवाब नहीं देते, घर में अजीब सी दूरी बनाते जा रहे हो, प्रिया ने चिंतित स्वर में कहा। राजेश के पास कोई जवाब नहीं था। वो जानता था कि विमला अब नई चाल चल चुकी है, उसे घर में दोषी दिखाने की। अब वो खुद को एक त्यागी मां की तरह दिखा रही थी, जो अपने दामाद की बेरुखी से आहत है। अगले कुछ दिन तक विमला ने राजेश को छूने या करीब आने की कोशिश नहीं की। उसने अब सहानुभूति की चादर ओढ़ ली थी। वो धीरे धीरे प्रिया के जरिए राजेश पर मानसिक दबाव बनाने लगी। राजू मुझसे बात नहीं करता अब, न जाने मैंने क्या गलती की। विमला की ये बातें प्रिया को बेचैन कर देती। प्रिया हर रोज राजेश से पूछती, तुम मम्मी से इतने अलग क्यों हो गए हो? राजेश अंदर ही अंदर टूट रहा था। उसने एक रात प्रिया से कहा, अगर तुम्हारी मम्मी की जगह कोई और औरत होती और वो मेरे साथ वैसा व्यवहार करती जैसा वो करती हैं, तो तुम क्या करती? प्रिया चौंक गई। तुम क्या कहना चाह रहे हो? राजेश चुप हो गया। उसे लगा अभी नहीं, अभी वो सच्चाई प्रिया को नहीं बता सकता, क्योंकि उसके लिए ये झटका जानलेवा हो सकता था। लेकिन अब एक बात तय थी, विमला उसे फंसाना चाहती थी और अगला कदम बहुत बड़ा हो सकता था। और वही हुआ। एक दिन दोपहर को जब राजेश घर में अकेला था और प्रिया सेमिनार के लिए शहर से बाहर गई थी, विमला ने चुपचाप राजेश के कमरे का दरवाजा खोला। वो अंदर आई, दरवाजा बंद किया और बोली, अब और नहीं सहा जाता। राजेश ने चौंक कर देखा। आप पागल हो गई हैं क्या? हाँ पागल, तुम्हारे लिए, तुम्हारी नजरों के लिए। मैं अकेली हूं राजू, एक औरत हूं। औरत की भूख समझते हो? विमला का चेहरा अब और भी विकृत लग रहा था। राजेश ने गुस्से में उठकर दरवाजा खोल दिया। निकलिए मेरे कमरे से अभी। विमला ने उसकी बांह पकड़ ली। चिल्लाओ मत, क्योंकि अगर तुमने मुझे धक्का दिया या निकाला तो मैं सबके सामने कहूंगी कि तुमने मुझे छेड़ा। राजेश ठिठक गया। उसकी सांस रुक गई थी। क्या कह रही हैं आप? उसके गले से आवाज नहीं निकल रही थी। जो सुना वही, विमला ने कहा। अगर तुम मुझे नहीं चाहते तो ठीक है, लेकिन अगर मुझसे दूरी बनाई तो मैं एक शब्द कहूंगी और सब तुम्हें दोषी मानेंगे। एक अकेली विधवा सास के साथ गलत इरादा रखने वाला दामाद। सोचो, लोग क्या कहेंगे? राजेश को लगने लगा जैसे उसके पैरों तले जमीन खिसक गई हो। वो औरत जिसने रिश्तों को मजाक बना दिया था, अब उसका नाम और इज्जत भी हथियार बना चुकी थी। उस रात राजेश ने फैसला कर लिया, अब चुप रहने से कुछ नहीं होगा। या तो वो अपनी जिंदगी और शादी बचाएगा, या फिर पूरी तरह सब कुछ गंवा देगा।
जारी है। कहानी अब अपने चरम पर पहुंच रही है। बताइए, क्या अब मैं भाग 4 लिखूं, जहां राजेश का फैसला, सास की साजिश का अंजाम और इस रिश्तों के नाटक का क्लाइमैक्स सामने आएगा? जरूर। पेश है भाग 4, कमीनी सास, इस 4 भागों की कहानी का अंतिम और सबसे निर्णायक अध्याय, जहां रिश्तों की परतें खुलती हैं, साजिशें बेनकाब होती हैं और राजेश उस रात राजेश ने नींद की जगह कागज और कलम को चुना। उसने एक लंबा पत्र लिखा, उस हर भाव को उकेरा जो महीनों से उसकी छाती में धधक रहा था। विमला देवी की हर हरकत, हर झूठ, हर स्पर्श जो उसने मजबूरी में झेला, वो सब उसने उस पत्र में लिखा। ये पत्र उसने प्रिया के नाम लिखा था। सुबह होते ही वो पत्र उसने प्रिया के तकिए के नीचे रख दिया और खुद निकल पड़ा नौकरी की तलाश के नाम पर। लेकिन उसका असली इरादा कुछ और था। वो अपने एक पुराने दोस्त आदित्य के पास गया, जो अब एक लोकल न्यूज़ पोर्टल और यूट्यूब चैनल चलाता था और जिसकी पहुंच कई पत्रकारों तक थी। मुझे मदद चाहिए और सबूत भी चाहिए, राजेश ने आदित्य से कहा। किस बात का सबूत? कि एक सास कैसे अपने दामाद को फंसाने की साजिश कर रही है। आदित्य एकदम गंभीर हो गया। उसने कहा, अगर तू पक्का है कि तेरे पास सबूत होंगे तो मैं तुझे कैमरे, ऑडियो रिकॉर्डर सब दे सकता हूं। लेकिन एक बार ये सब बाहर गया तो तेरी शादी, तेरी इज्जत, सब दांव पर होगी। राजेश की आंखें लाल थीं, पर वो थमा नहीं। जो अब हो रहा है वो सब कुछ पहले ही खतरे में डाल चुका है। आदित्य ने उसे एक बटन वाले रिकॉर्डर और एक बुक शेप कैमरा दिया, जो किसी किताब में छुपा था। राजेश को अब बस मौके का इंतजार था। उधर घर में प्रिया ने वो पत्र पढ़ा और उसकी दुनिया थम गई। वो तकिए पर गिर पड़ी। पत्र को कई बार पढ़ा। एक पल को उसे यकीन नहीं हुआ। उसकी मां, जिसे उसने एक आदर्श औरत, एक विधवा, एक त्यागमयी मां समझा था, वही मां उसके पति के पीछे इस तरह। वो चीखना चाहती थी, पर गले से आवाज नहीं निकली। पर उसने तुरंत कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। राजेश जानता था कि प्रिया का अब तक शांत रहना भी एक तरह का तूफान था, जो भीतर सुलग रहा था। अगले 2 दिन तक विमला देवी पहले की तरह सामान्य रहीं। उन्होंने न राजेश से कोई हरकत की, न कोई बात। लेकिन तीसरे दिन जब घर में सिर्फ वही और राजेश थे, वो फिर वही चाल चली। राजू, मेरी पीठ में दर्द है, जरा तेल लगा दो। राजेश इस बार तैयार था। वो उस कमरे में गया जहां किताब वाला कैमरा पहले ही चालू था। तेल की शीशी उठाई और दूर खड़ा रहा। यहां से कैसे लगाऊं? आप खुद ही लगाइए, उसने कहा। विमला मुस्कुराई। तुम इतना झिझकते क्यों हो? मैं कोई पराई औरत नहीं हूं। फिर धीरे धीरे पास आई और राजेश का हाथ पकड़ने लगी। मैं सब कुछ छोड़ सकती हूं तुम्हारे लिए, बस तुम हाँ कह दो। राजेश ने न तो इनकार किया न हाँ, बस कैमरे को सही एंगल पर आने दिया। और फिर जब विमला ने उसका गाल सहलाया, राजेश ने खुद को झटका और कहा, बस अब बहुत हो गया। वो तेजी से कमरे से बाहर निकला, लेकिन इस बार सीधे आदित्य के पास। कुछ ही घंटों में वीडियो एडिट हुआ और एक शॉर्ट क्लिप वायरल हो गई, बिना किसी नाम के, बस ये दिखाते हुए कि कैसे एक औरत अपने दामाद पर बुरी नीयत रखती है और उसे फंसाने की कोशिश करती है। चेहरे धुंधले किए गए थे, लेकिन कहानी साफ थी। अगले दिन सुबह वो क्लिप राजेश ने खुद प्रिया को दिखा दी। वो कांप रही थी, पर इस बार उसके चेहरे पर खौफ नहीं था, सिर्फ गुस्सा था। उसने एक शब्द नहीं कहा, बस उठी और सीधे अपनी मां के कमरे में गई। विमला आराम से लेटी हुई थी। मां, प्रिया ने आवाज दी। हाँ बेटी, मैंने वो वीडियो देखा। विमला का चेहरा एकदम फीका पड़ गया। कौन सा वीडियो? वही जिसमें आप एक मर्द को छूती हैं, उसे बहकाने की कोशिश करती हैं और कहते हैं कि बस तुम हाँ कह दो। विमला अब उठ बैठी। वो सब झूठ है, एडिट किया है उस हरामी ने। आपके शब्दों की पहचान मैं कर सकती हूं मां, और आप झूठ नहीं बोल पा रही। फिर प्रिया ने कहा, मैं अब कुछ नहीं कहूंगी, सिर्फ एक फैसला सुनाऊंगी। क्या? अब हम इस घर में नहीं रहेंगे और आप हमारे साथ कभी नहीं रहेंगी। विमला फूट फूट कर रोने लगी। बेटी,
मैं अकेली पड़ जाऊंगी। आप पहले से ही अकेली थी माँ, प्रिया ने सख्त आवाज में कहा। पर आपने अपनी हवस में खुद को बर्बाद कर लिया। राजेश दूर से सब सुन रहा था। उसकी आंखों में आंसू थे, नमक के नहीं, राहत के। कुछ हफ्तों बाद राजेश और प्रिया एक नए शहर में शिफ्ट हो गए। राजेश को एक छोटी सी कंपनी में नौकरी मिल गई थी और प्रिया ने वहां एक स्कूल में ज्वाइन कर लिया था। दोनों फिर से एक दूसरे के करीब आ गए थे, इस बार पहले से कहीं ज्यादा गहरे, ईमानदार और समझदार होकर। वो रातें, वो डर, वो उलझनें अब पीछे छूट चुकी थीं। विमला देवी, वो अब अपने ही घर में थीं, अकेली। कभी कभी वो खुद को आईने में देखती थीं और पूछती थीं, मैंने क्या खोया? लेकिन अब जवाब देने वाला कोई नहीं था। अगर चाहो तो मैं इस कहानी के किरदारों को लेकर एक और नई कहानी या सीक्वल भी बना सकता हूँ। शायद विमला के अकेलेपन की सजा या प्रिया राजेश के रिश्ते की नई परत। बताओ अगर आगे कुछ और भी चाहिए तो।